नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं आपका प्यारा दोस्त बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव। पिछले कुछ दिनों से मेरी व्यस्तता कुछ ज़्यादा थी, कुछ घरेलू निजी व्यस्तता भी हो जाती है और अकेला होने के नाते मैं बहुत अपने आप को मैनेज करता हूं, तब आपके बीच आ पाता हूं। हमारे एक साथी कल मुझसे फ़ोन चर्चा कर रहे थे और उन्होंने कहा कि कभी कभार क्या होता है कि आपके आलोचकों से मेरी चर्चा हो जाती है और एक बड़े आलोचक जो बीच में बहुत ज़्यादा आलोचनाएं कर रहे थे, एक दिन मेरी उनसे फ़ोन वार्ता होने लगी तो उन्होंने कहा, अनिल बड़ा जीवट आदमी है, इतना लोगों ने उसको खेदने का प्रयास किया, इतनी आलोचनाएं की, इतने तमाम टिप्पणियां हुई, मगर वास्तव में वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए एक समर्पित भावना से व्यक्ति दिखाई पड़ता है, वो भागा नहीं। ये शब्द थे हमारे उस साथी के जिन्होंने फ़ोन कॉल पर मेरे किसी विशेष आलोचक से फ़ोन वार्ता की थी। तो साथियों, मैं अपने उन तमाम आलोचकों का आभार व्यक्त करता हूं जो मेरी आलोचनाएं करते हैं और मुझे मजबूत करते हैं। और मैं जितना घिसा जाता हूं उतना ही चमकता हूं। और चंदन घिसने से ही चमकता है, जब माथे पर लगाया जाता तो उसकी वैल्यू पता चलती है। तो मैं तो घिस घिस करके चंदन बना हूं। और घिसा किसने है? आप सब ने। आप सब की चाहत, आप सब की डिमांड, आप सब जितने लोग लाइन पर इस समय आ गए मेरी नोटिस पर, ये सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरे अनुयायी हैं। तो मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से अपने आप को दूर नहीं कर सकता, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से अपने आप को अलग नहीं कर सकता। और जहां इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है वहां देश का सारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथ एक समाज के रूप में मेरे साथ जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी 115 पौधों की, 38 औषधियों की एक कहानी है जिसको एक महाग्रंथ में समर्पित करने का एक लक्ष्य मेरा है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के रूप में। मैं उसको आपके बीच फरवरी के अंत तक कोशिश कर रहा हूं कि आप तक पहुंच जाए। हमारे आज कई साथियों ने थैलेसीमिया पर और कई साथियों ने स्किन डिजीज पर चर्चा करने की मांग की थी। तो ये दोनों, हालांकि थैलेसीमिया पर अभी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन स्किन डिजीज पर चर्चा हो चुकी है। हमारे कई साथी बार बार इस बात की चर्चा कभी कभी फ़ोन पर कर देते हैं कि अभी भी कुछ लोग डाइल्यूशन और टेम्परामेंट के भ्रम जाल में उलझे हुए हैं। और कई हमारे सीनियर साथियों की पोस्ट उठा उठा करके हमको भेजते हैं कि सर अभी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। आप सबकी टिप्पणियां बड़ी लंबी लंबी आ रही हैं और टिप्पणी को पढ़ने पर फिर मेरा एक कम रुक जाएगा, फ्लो रुक जाएगा। इस नाते मैं आपकी टिप्पणी का जवाब बाद में आपको दे देता हूं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि बाद में आप हमारे फेसबुक की अपने प्रश्नों को समझ लिया करें। हमारे बहुत से साथी लिख देते हैं अपना फ़ोन नंबर। जब मेरा फ़ोन और कॉलिंग नंबर 9793252355 है तो आप अपनी सारी समस्याएं या अपने क्वेश्चंस हमारे उस फ़ोन कॉल पर भी कर सकते हैं या अपने व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं। डाइल्यूशन और टेम्परामेंट, ये दोनों इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी की दास्तां है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मैं स्पष्ट अगर कहूं, मैं डॉक्टर रमाशंकर जी का शिष्य हूं। वो मेरे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के भगवान हैं। हमारे कई साथियों ने कहा था कि आपके इस पीछे की रैक में डॉक्टर रमाशंकर जी नहीं दिखाई पड़ते हैं और आपने अपने गुरु को समुचित स्थान नहीं दे रखा है, कहाँ रखे हैं आप उनको। तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ और ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये डॉक्टर रमाशंकर जी का चित्र है। ये अगर मैं
आप में से जिन लोगों ने डॉक्टर रमाशंकर जी को ना देखा हो, ये इनकी फ्रेमिंग कराने के लिए मैंने इसको रख रखा है और ये 1-2 दिनों में फ्रेमिंग के लिए जाने वाली है और मैं इसको बहुत बड़े साइज में कलर्ड करा रहा हूँ। मेरे पास एकमात्र डॉक्टर रमाशंकर जी की सबसे खूबसूरत अपने समय की ये एक फ़ोटो है और मैं इसको बहुत सजो के रखे हूँ। इसी की एक कॉपी मेरे बस्ती क्लिनिक पर लगी हुई है जहाँ मैं रोगियों की सेवा करता हूँ और ये रमाशंकर जी मेरे साथ सदैव बने रहते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी विशुद्ध पौधों पर आधारित चिकित्सा प्रणाली है और इस प्रणाली में पॉजिटिव और नेगेटिव, टेम्परामेंट और डाइल्यूशन, इन तीनों का स्थान न तो डॉक्टर रमाशंकर जी ने देखा था, न उनके अनुयायियों ने देखा था और न मैंने आज तक देखा। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी टेम्परामेंट के नाम के बारे में विश्लेषण करने की, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी पॉजिटिव और नेगेटिव शब्द पर व्याख्या करने की, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी डाइल्यूशन के चक्कर में भटकने की, क्योंकि टेम्परामेंट के आधार पे हम अपने रोगियों के कैडर को डिवाइड नहीं कर सकते। एक ही टेम्परामेंट के, कई उम्र के, कई वजन के, फैटी बॉडी, स्लिम बॉडी पर हम इसको फिट नहीं पाते हैं। मान लीजिए कि किसी एक टेम्परामेंट पर हमने एक फार्मूला फिट किया, अब उस फार्मूले पर एक विशेष उम्र के व्यक्ति, एक विशेष वजन के व्यक्ति पर वो बात लागू होती है और अगर उसी टेम्परामेंट पर अगर ज़्यादा उम्र वाला या ज़्यादा वजनदार आदमी या ज़्यादा फैटी आदमी आ गया और रोग वही है, टेम्परामेंट वही है, हम फिर डोज का सिलेक्शन कैसे करेंगे या चुनाव कैसे करेंगे। दूसरी समस्या, पॉजिटिव और नेगेटिव। लोग कहते हैं कि जो रोग बढ़ा हो उसे पॉजिटिव मान लीजिए, रोग अगर बढ़ा हुआ तो दवा की डोज घटा दीजिए तो दवा नेगेटिव मान ली जाएगी। और हमारा और डॉक्टर रमाशंकर जी का मानना था कि रोग अगर बढ़ा हुआ आपके पास आता है, एज ए फिजिशियन आपके संपर्क में वो रोगी आता है, तो बढ़े हुए रोग में आपको डोज ज़्यादा देनी है। मैं ज़्यादा डोज को दे करके मान लिए कि बुखार 104 डिग्री टेम्परेचर पर कोई रोगी मेरे सामने आया है, तो हम उसको WE की 20-20 ड्रॉप तक देंगे, 25-25 ड्रॉप तक देंगे, F1, Ven1, C1 की हम 40-40, 50-50 बूंद भी देंगे। अगर गोली में बनाए हैं तो हम 50-50 गोली भी देंगे, क्योंकि रमाशंकर जी हमेशा हमसे कहा करते थे कि अगर रोगी का रोग बढ़ा हुआ तो दवाइयाँ मुट्ठी मुट्ठी भर प्रयोग करो, मुट्ठी मुट्ठी भर प्रयोग करने से डरो नहीं, क्योंकि जब रोग शरीर में बढ़ा होगा तो हमको इसका मतलब ये हुआ कि उस संबंधित सिस्टम पर एंजाइम्स बिल्कुल निष्क्रिय हो चुके हैं और तभी वो सिस्टम बिगड़ करके रोग को बढ़ोतरी दे रहा है। तो जब हम बाहर से एज एंजाइम्स मेडिसिन ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा देते हैं, तो तत्काल जाकर के वो लाभ करता है। और जब रोग हम एक नियंत्रित लेवल में ले आते हैं और फिर ये देखते हैं कि रोग लंबा चल रहा है, मान लिया बुखार को हमने नॉर्मल किया, फिर बुखार 6 दिन 7 दिन बाद फिर कंट्रोल हो रहा, फिर अप डाउन हो रहा, तो फिर हम धीरे धीरे डोज को कम करते जाते हैं। यह है सिद्धांत इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का। अब किताबें लिख देना हमारे सीनियर्स का, ये देखिए आपको लाइन से मैं दिखा रहा हूँ, ये सब इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक किताबें हैं और इनमें लगभग कई लेखकों की अलग अलग वैरायटी की अलग अलग सब्जेक्ट पे किताबें हैं और लगभग सभी किताबों में पॉजिटिव नेगेटिव डाइल्यूशन का डोज दिया हुआ है। लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं कि जो किताबों में लिखते हैं उससे रोगियों पर प्रयोग कितने किए गए। मेरी इस महाग्रंथ में जो मैं लिख रहा हूँ, इसमें जितने डोज लिखे गए हैं, जिन दवाइयों की चर्चा मैंने की है, वो रोगियों पर अप्लाई किए हुए फार्मूले हैं और उनसे आप भी अप्लाई कर रहे हैं। अभी दिन में डॉक्टर, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने लिखा कि मेरे पास एक रोगी
70 वर्ष का था और उसके शरीर के कमर के ऊपर का भाग गर्म रहता था, शरीर के नीचे का भाग उसका हमेशा ठंडा रहता था। और उन्होंने मुझसे कंप्लेंट की और मैंने उनको फार्मूला बताया और 7 दिनों के अंदर वो रोगी बिल्कुल ठीक हो गया, पूरे शरीर में उसको गर्माहट मिल गई। तो ये जो फार्मूले मैं आपको बताता हूँ या जो मैं डोज तय करता हूँ और D3 से आपको प्रयोग करने की सलाह देता हूँ, निश्चित रूप से जब आप प्रयोग कर रहे हैं और आपको सफलता मिल रही है तो फिर ये कहाँ पर लागू होता है कि टेम्परामेंट या पॉजिटिव निगेटिव का ध्यान रखना जरूरी है। इसीलिए मैं अपने नए चिकित्सक साथियों से अपने इस वीडियो के माध्यम से, अपने इस लाइव क्लास के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सिर्फ और सिर्फ D3 से आप 5 ml 450 ml की बॉटल में कन्वर्ट करके रख लीजिए और उसी से ड्रॉप बाय ड्रॉप आप अपने रोगियों की सेवा करिए। जब आपकी 450 ml की बॉटल खत्म हो जाए तो आप फिर 5 ml निकालिए और फिर कन्वर्ट कर लीजिए। इसी तरीके से 38 दवाओं की बॉटल आप सेट कर लें। हमारे एक साथी ने लिखा था, मुझे याद आ गया, उन्होंने लिखा कि ये जो आपके पीछे रैक में दवाइयां रखी हैं इसमें 450 ml की बॉटल नहीं दिखती। दरअसल ये जो दवाइयां हैं ये D3 की 4 कंपनियों की दवाइयां मेरे पीछे रखी हैं, जिनको आपने देखा भी, ये जो बगल में साइड पर लगी हुई हैं। 450 ml की अगर बॉटल हम यहां लगा देंगे तो हमको यहां मैनेज करने में दिक्कत होगी। 450 ml मैं आपसे मैनेज करने की बात करता हूं। मेरी तो आदत पड़ गई, मुझे पता है कि मैं इसमें से क्या ड्रॉप डाल दूंगा तो मेरी 450 ml के ड्रॉप के बराबर हो जाएगी। ये मेरी आदत में है, मैं 36 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैं कभी कभी 450 ml की बॉटल अगर मेरी खत्म हो गई जो बगल के कमरे में लगी हुई है, और हमारे बस्ती डिस्पेंसरी पे तो 450 ml की पूरी कहानी ही है, लेकिन यहां अगर मुझे किसी रोगी को देना हुआ तो मैं इसी में से निकाल लेता हूं। मुझे उसका अंदाज है कि मुझे कितना ड्रॉप देना है। जो मैं 30 ml में डाल दूं तो 450 ml का कन्वर्टेड मान लिया जाएगा। ये आप भी सीख जाएंगे। ऐसा नहीं कि अनिल श्रीवास्तव कोई जादू का काम कर रहे हैं या आपको जादूगर बनाने का काम कर रहे हैं। ये बातें आप भी सीख जाएंगे, बस धीरे धीरे प्रैक्टिस की बात है। 450 ml का फार्मूला एकदम प्रेस्क्राइब्ड है और टेस्टेड फार्मूला है और उसी से आप लोग परिणाम ले रहे हैं। तो इस नाते ये किसी का कहना कि मेरे फार्मूले हवा में है, काम करते हैं, ऐसा नहीं है। ये तो हमको आपको सोचना होगा, समझना होगा, देखना होगा कि इस तरह की जो तरीके हैं प्रयोग करने के वो कितने सार्थक हैं, कितने सफल हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं। आज हम आपसे बात करने वाले थे सर्कुलेटरी सिस्टम में हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर पर, क्योंकि हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर दोनों लगभग एक से शब्द हैं। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, पहले तो हम ये मान लें कि अगर हम हृदय रोग की बात करें तो हृदय रोग से संबंधित ये बीमारी है हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। अब हृदय की बीमारी में हमारे पास कोई रोगी आए, आज मैं आपसे जनरल बात कर रहा हूं, मैं हाइपरटेंशन पे कोई क्लास नहीं ले रहा हूं और ना बीपी पर, चूंकि इस पर मैं क्लास ले चुका हूं। मैं चूंकि सर्कुलेटरी सिस्टम में अपनी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में पहुंच चुका हूं और मेरे सामने जो पेज खुल रहे हैं ये सब सर्कुलेटरी सिस्टम से आगे मैं बढ़ रहा हूं। अब मेरे पास अभी एक्सक्रेटरी सिस्टम और जेनिटल सिस्टम, ये 2 सिस्टम बचे हुए हैं। उसके बाद फिर मैं कुछ स्पेशल रोगों पर चर्चा अपनी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में करूंगा। अभी मुझे 2 सिस्टम लिखने में ये पूरा अक्टूबर लग जाएगा, नेक्स्ट वीक लग जाएगा। और इसीलिए इसके बाद इस बुक में मैं कुछ ऐसे आसान चार्ट और कुछ ऐसे तरीके बता रहा हूं जिससे हमारे नए और पुराने सभी साथियों को प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को अपने साथ रखने में आसानी होगी। हम इसमें कुछ लेबोरेटरी टेस्ट के भी चार्ट सम्मिलित कर रहे हैं, कुछ रिपोर्टरी टाइप की एक अपनी थीसिस भी इस बुक में रखने का प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए इस बुक को आप तक आने में समय लग रहा है। हमारे कई साथी बार बार फोन करते हैं, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन आपकी विलंब हो रही, कब आएगी? तो भाई 4 महीने 5 महीने में कोई किताब इतनी जल्दी लिखी नहीं जा सकती है। लिखना, टाइप कराना, उसका प्रूफ देखना, फिर प्रेस को देना, फिर कंपोज कराना, डिजाइनिंग कराना, फिर उसको छपवाना, बाइंडिंग कराना, ये सब लंबी प्रोसेस है। लेकिन फिर भी इन तमाम बाधाओं के बीच भी मेरा प्रयास है कि मैं फरवरी तक इसको कंप्लीट करके आप तक पहुंचाऊं। बाकी ऊपर वाले की मर्जी। समय हम आज वर्तमान में जीने की बात करते हैं, भविष्य की बात कल किसने देखा है
इसलिए हम अपने वर्तमान में अपने कल को देखने का प्रयास करते हैं। हमारे हृदय से संबंधित अगर कोई रोग है, हम ये कैसे जान लें कि इसका संबंध हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से है, जिसमें हम कह सकते हैं छाती में या चेस्ट में दर्द होना, बेहोशी या चक्कर आना, सांस में कोई लेने में तकलीफ होना, हाई ब्लड प्रेशर लगातार बने रहना, पसीने पसीने होना, टखनों में हमारे घुटने के नीचे जो मांसपेशियां होती हैं टखनों में सूजन होना, भारीपन बना होना। अगर इस काज के रोगी आपको दिखाई पड़ते हैं तो फिर ये संकेत दे रहा है कि ये हृदय से संबंधित कोई रोगी है जिसकी हम पहचान कर सकते हैं। हृदय रोग में जो मुख्य कारण होते हैं, मद्यपान अधिक करना, धूम्रपान अधिक करना, तंबाकू का सेवन अधिक करना, चाय और कॉफी का अत्यधिक सेवन करना, ये सारे हृदय रोग को बढ़ावा देते हैं। मोटापे का बढ़ना, आपका शरीर फैटी हो जाता है, हैवी हो जाता है, तो इसके संकेत भी हृदय की ओर ही जाते हैं कि इस तरह का व्यक्ति हृदय के रोग से संबंधित हो सकता है। अगर उसकी कंप्लेंट, जैसा मैंने ऊपर बताया कि छाती में दर्द या इस तरह की संभावनाएं हो। डायबिटीज का रोगी होना, डायबिटीज का रोगी भी हृदय रोग की ओर एक संकेत करता है। फेफड़े या गुर्दे में कोई खराबी होना या उसमें कमी होना, रक्त में आपके ब्लड में ब्लड यूरिया का लेवल बढ़ जाना, आयरन या लौह कण जिसे कहते हैं ब्लड में उसका बढ़ जाना, ये सारे के सारे हृदय रोग की ओर इशारा करते हैं। यानी हम एक अंदाजा लगाते हैं कि संभवतः हार्ट से संबंधित कोई बीमारी इस व्यक्ति को हो सकती है। बाकी अब कौन सी बीमारी है वो अगले जांच में या अगले लक्षणों से पता चल सकती है। हृदय रोग अपने आप में एक रोग नहीं है, बल्कि कई रोगों का मिश्रण माना जा सकता है, क्योंकि कई अंग, सारे अंगों में रक्त से संबंधित कार्य है और हृदय का कार्य भी रक्त को पंप करना है। इस नाते ये स्वाभाविक है, कई रोगों का मिला जुला जो एक रोग है वो हृदय रोग कहलाता है, अगर हम शॉर्ट में कहें। बाएं तरफ हमारे कंधे पर दर्द एक लहर की तरीके, बाएं हाथ में बाएं कंधे पर दर्द लहर की तरह अगर उठता हो, रोगी की ये शिकायत आ रही हो, तो भी आप हृदय के संबंधित रोग मान सकते हैं। पसीने का दौर, पसीना बार बार आना, दर्द उठना और पसीना होना, ये भी हृदय से संबंधित लक्षण हो सकते हैं। कार्य करने में दुर्बलता का अनुभव होना, ये मैं ये जो लाइनें बोल रहा हूँ ये मैं अपनी इस आने वाली किताब में लिख चुका हूँ और मैं उसी से कुछ लाइनें आपको बोल भी देता हूँ। कार्य करने में दुर्बलता का अनुभव होना, हृदय के रोगी जो होते हैं वो हर काम में अपने आप को पीछे हटा लेते हैं, उनको स्वयं फीलिंग होती है कि हम इस काम को संपन्न नहीं कर पाएंगे, उनको ऐसा अंदर से फीलिंग होने लगती है और वो काम को नहीं कर पाते हैं। अगर दिल का दौरा पड़ता है और उल्टी भी होती है, वोमिटिंग आती है, दर्द के साथ छटपटाहट होती है, तो भी ये हृदय की ओर संकेत करता है। सीधा लेटने में अगर दिक्कत हो रही है, ओंठ, नाखून और त्वचा अगर नीला पड़ रहा है, तो भी हृदय रोग की ओर इशारा होता है। रात में सोते सोते अगर दम घुटने लगे, रोगी उठ के बेचैनी से बैठ जाए, पेशाब का बार बार आना, रोगी की बेचैनी बढ़ जाना, ये तमाम संकेत हमारे हृदय रोग से संबंधित हैं। अब हृदय रोग में अलग अलग कैटेगरी पर कई प्रकार के रोग हैं, उनकी अलग अलग पहचान है, अलग अलग कारण हैं, जिस पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे आपसे। आज हम हल्की सी चर्चा कर लेते हैं ब्लड प्रेशर पे या हाइपरटेंशन पर, हाई ब्लड प्रेशर पर। WHO की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में सिस्टोलिक और डिस्टोलिक कंडीशन हमारी 100 और 60 होती है सामान्य रूप से, और वयस्क में या एडल्ट में 120 से 90 होती है। यानी 120 से ऊपर अगर हम बढ़ रहे हैं तो दिक्कत है, और 90 से ऊपर हम 92, 93, 94 जा रहे हैं तब भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ माना जाएगा। और यही स्थिति बच्चों में है कि 60 से ऊपर वो बढ़ेंगे
नीचे वाला जो आपका डायस्टोलिक होता है, और सिस्टोलिक आपका 100 होता है। हमने एक दिन चर्चा की थी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक पर, बहुत लंबी चर्चा की थी, ब्लड प्रेशर पर भी चर्चा की थी। हम आज जो चर्चा कर रहे हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर आर्टरीज और वेन्स पर लगाया गया वो अतिरिक्त प्रेशर जो ब्लड को बहने, सामान्य बहने के लिए पर्याप्त हो, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो जब हमारे हार्ट के पंपिंग में, सेट में, पंप करने में, या आर्टरीज में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, वेन्स में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, ब्लड के फ्लो में दिक्कत आ जाए, ब्लड गाढ़ा हो जाए या ब्लड हल्का हो जाए, तो ये सब ब्लड प्रेशर की ओर इशारा करते हैं। अब अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो इसका मतलब है कि हमारे ब्लड में सोडियम क्लोराइड की मात्रा बढ़ रही है, जिससे ब्लड हमारा हल्का हो रहा है, और ब्लड हल्का हो रहा है तो ब्लड तेजी से दौड़ना चाह रहा है, और इस नाते आर्टरीज पर कुछ ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, और वो प्रेशर हमारे हाई ब्लड प्रेशर की ओर इशारा कर रहा है। अब हाई ब्लड प्रेशर के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं, हम इस पर एक नज़र डाल लें। मोटापे का अधिक होना, ये मैंने आपसे पहले भी कहा, मानसिक तनाव, थकान, चिंतन, क्रोध और कार्यों का अत्यधिक बोझ, ये हमारे हाई ब्लड प्रेशर की ओर इशारा करता है। ज़्यादा नमक का सेवन करना, हेरिडिटी कैरेक्टर होना, कभी कभी बाबा, दादा, मामा, नानी या पिताजी, माँ को अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो नेक्स्ट जनरेशन में उसके जाने की संभावनाएं लगभग 20 से 35% तक बढ़ जाती है। गुर्दे संबंधी कोई रोग होना, अधिक सेक्स में अपने आप को संलग्न रखना, क्योंकि सेक्स करने से हमारे बॉडी के जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है, जिससे ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है शरीर में, तो उससे ब्लड का फ्लो बढ़ने पर हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ने से ब्लड प्रेशर पर भी प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक धूमपान करना, असंतुलित भोजन करना, गर्भ निरोधक जो गोलियां आती हैं मार्केट में, उसको भी लेने से ब्लड प्रेशर के रोगी देखे गए हैं लगभग 7 से लेकर 20% तक। एक और खास पहचान है हाई ब्लड प्रेशर के रोगी की, रोगी जब सुबह उठता है और अगर उसका ब्लड प्रेशर अधिक है तो उसको सर दर्द की अनुभूति होती है, सर दर्द, हेडेक उसका बढ़ जाता है। दिल का जोर जोर से धड़कना, बेचैनी या चिड़चिड़ापन होना, चक्कर आना, उल्टी होना, काम में एकाग्रता का अभाव होना, नाक से खून आने लगना, सिर में पीड़ा और सिर में भारीपन होना, तीव्र वेदना होना, दुर्बलता होना, श्वास का तीव्रता से चलना, ये जितने लक्षण हमने बताए, ये कोई जरूरी नहीं कि ये लक्षण सभी रोगियों में मिले। अलग अलग रोगियों में अलग अलग लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं, और कभी कभी एक ही रोगी में इस तरह के तमाम लक्षण समाहित हो जाते हैं। होता क्या है कि जब हृदय या मस्तिष्क या किडनी की जो धमनियां हैं, जब वो कठोर हो जाती हैं, तो कठोर होने से हृदय रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, क्योंकि कठोर होने पर उनमें लोच नहीं होता, लचक नहीं होती धमनियों में, तो ब्लड के बहने पर उनकी कठोरता में कोई कमी नहीं आती है, जिससे ब्लड रुक रुक करके या तेजी के साथ जिस क्रम में चल रहा है उसी क्रम में वो बहना चाहता है। तो इस नाते धमनियों के कठोर हो जाने पे भी ब्लड प्रेशर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर और आम तौर से हम अगर पहली बार आपके डिस्पेंसरी पर कोई रोगी आता है और आप उसका ब्लड प्रेशर लेते हैं, या वो ये कहता है कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, मैंने फला डॉक्टर से उसका चेकअप कराया है, तो जब तक 3-4 महीने तक कंटिन्यू उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ ही ना आपको मिले, तब तक आप उसको हाई ब्लड प्रेशर के रोगी की परिभाषा में ना ले जाएं। अगर यदा कदा उसको ये शिकायत आ रही है तो आप उसको खान पान, उसके उठने सोने का नियमित व्यवहार आचार, इसमें आप उसको सलाह दें। दवा देना भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जब रोगी पहली बार आपको दवा की
आपके पास आए और ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत करे तो आप उसको तत्काल दवा ही दे दें। जब लगातार 3 या 4 महीने तक ये शिकायत बनी रहे तब उस रोगी को दवा की आवश्यकता है। और एज इलेक्ट्रोहोपैथ मैं तो आप सबको सलाह देता हूं और बताता भी हूं कि लगभग सभी रोगों में आपको L1A3 का प्रयोग कर देना है। तो रोगी अगर आपके पास आता है, आप आराम से उसको L1A3 की 10-10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम खिला दीजिए। 1 सप्ताह तक खिला देंगे तो रोगी अपने आप को प्रसन्न महसूस करेगा। बातें और भी हैं, चैप्टर और भी हैं, टॉपिक पर चर्चाएं भी अनेक हैं, आप सबकी डिमांड भी अनेक है, लेकिन मेरे पास समय आप सबको जगाने के लिए सिर्फ निश्चित है। तो आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगली बातों को लेकर के आपके बीच हम फिर हाजिर होंगे। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हमारा YouTube चैनल इधर पिछले 1 सप्ताह से हमारा जो लोडर है, जो उसको लोड करते हैं, उनकी तबीयत ख़राब थी, वो डेंगू बुखार से पीड़ित थे। इस कारण से कुछ पिछले 2-3 क्लास आपके YouTube पर नहीं जा पाए हैं। इसलिए अभी आप हमारे पेज पर ही इसका आनंद लीजिए और जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे तुरंत आपको YouTube पर सेवाएं हमारी मिलने लगेंगी। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट क्लास हमारा रात 9 बजे से आरंभ होगा और अब ये क्लास रात 9 बजे ही चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आभार व्यक्त करते हुए आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।